हिमाचल में नई सरकार बनी है और सियासत को लेकर सवाल कई उठ रहे हैं। जवाब जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं बलवंत तक्षक साहब। तक्षक साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। शुक्रिया सुनील जी। तक्षक साहब, कई मसले हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो या वीवीआईपी कल्चर हो, या यूं कहूं कि अब हिमाचल से दिल्ली का जो रूट मैप और रोड तैयार हो रहा है, हर एक मसले पे बात करूंगा। सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपसे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कब तक संभावना आपको नजर आती है और नया क्या इसमें हो सकता है? मैं सुनील कहूंगा कि जी। हिमाचल मंत्रिमंडल का गठन हम्म। एक सप्ताह बाद होगा। जी। मुख्यमंत्री सुक्खू साहब और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री साहब दोनों ही दिल्ली चले गए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के बाद विधायकों ने भी दिल्ली का रुख कर लिया है। जी। मुख्यमंत्री के पास संभावित मंत्रियों की सूची है। कानूनी हिसाब से मुख्यमंत्री के बाद 12 मंत्री हिमाचल प्रदेश में बन सकते हैं। ऐसे में इस सूची पर सुक्खू साहब और अग्निहोत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। उनके पास मंत्रियों के नामों की जो सूची है उसमें से कुछ पर मोहर लगेगी। हो सकता है कुछ नाम बदले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मंत्रिमंडल का गठन एक सप्ताह से पहले होने की संभावनाएं नहीं। जी। अच्छा, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में जिन लोगों को, जिन विधायकों को शामिल किया जाएगा, क्या वो सारे ही प्रदेश में ही जो है उनके नामों की मोहर लग जाएगी, या दिल्ली में जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें आपको संभावना नजर आती है? मैं सुनील यही कहूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बिना मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं करेंगे। और अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, वो इस समय राजस्थान में है। 16 दिसंबर को इस यात्रा को 100 दिन पूरे हो जाएंगे जी। ऐसी सूरत में तमाम कांग्रेस के विधायकों और सांसदों को उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री साहब सहित सभी कांग्रेस के विधायक 16 दिसंबर को राजस्थान के अलवर में होंगे। एक बड़ी रैली होने की संभावना है और कांग्रेस वहां एकजुटता का प्रदर्शन करेगी। मैं समझता हूं कि उसके बाद जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे हिमाचल में, तब केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद कोई फैसला होगा कि किस किस को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन तक्षक साहब, इसी बीच जो खबरें आ रही हैं, राजीव शुक्ला उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई है, तो अब सरकार बनने के बाद दिल्ली में पहली मीटिंग है, तो उसमें आपको क्या कुछ सियासी तौर पर नजर आता है? संभावनाएं क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ अब दूसरी बात भी उठ रही है कि वीवीआईपी कल्चर भी खत्म होगा, तो क्या उसका भी साक्षात परिणाम और उदाहरण इस दिल्ली दौरे के दौरान लगता है सामने आ जाएगा? नहीं, मैं सुनील ये कहूंगा कि जो राजीव शुक्ला साहब हैं वो हिमाचल में कांग्रेस मामलों के प्रभारी हैं जी। आपने देखा होगा कि राजीव शुक्ला साहब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, इन तीनों ने कांग्रेस के तमाम विधायकों से विचार विमर्श करके चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद के नाम की सर्वसम्मति से घोषणा कर दी जी। आप जो दिल्ली बैठक की बात कर रहे हो, मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि उन्होंने हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी के नाते जितने भी नवनिर्वाचित विधायक, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उनको रात के डिनर पर बुलाया है और इस दौरान आपस में चर्चा हो जाएगी। हो सकता है मुख्यमंत्री उनसे भी राय लें कि मैं मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल करना चाहता हूँ। हो सकता है शुक्ला जी उनको कोई राय दें। तो ये एक रात के भोजन की बैठक है और इसी दौरान कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। चलिए तक्षक साहब, ये तो भोजन की। दूसरा सुनील, आपने जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात की है, वो तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सुक्खू साहब ने ये कह दिया था कि जो हिमाचल भवन है, हिमाचल अतिथि गृह हैं, वहाँ विधायकों को भविष्य में किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। आम जनता को 1200 रुपए एक कमरे में ठहरने के लिए देने पड़ते हैं। इसी तरह से विधायकों से भी अब 200 रुपए के बजाय एक रात ठहरने के 1200 रुपए वसूल किए जाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने विधायकों और दूसरे जो वहाँ ठहरने वाले मेहमान हैं उनको एक कैटेगरी में ला दिया है। तो हम कह सकते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में सुक्खू साहब का ये पहला और एक बड़ा कदम है जी। अच्छा, दूसरी तरफ कैबिनेट की एक और मेरे जहन में सवाल आ गया कि परिवार होता है तो बोलते हैं उसमें लड़ाई झगड़े और खींचतान चली रहती है। राजेंद्र राणा विधायक कांग्रेस के हैं सुजानपुर से, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही मुझे वाक्य कहा था जब उनके साथ मैंने पिछले कार्यकाल के दौरान
प्रश्न किया था। यही बात हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी से जब मैंने सवाल किया, उनसे पूछी और आपसे पूछना चाहूंगा, खुले तौर पर पूछना चाहूंगा, क्या अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो जाएगी? क्योंकि 3 नाम चर्चा पे थे। कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या वही गुटबाजी देखने को मिलेगी? प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बन गए हैं वर्तमान में, और उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम लगाया। तो अब ऐसे में ये नहीं होगा कि कहीं मेरे जो खासम खास हैं, विधायक हैं, उनको कैबिनेट में जगह दी जाए? देखो सुनील, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो किस विधायक को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें। जाहिर है कि अगर आपसी बातचीत के जरिए कोई फैसला होगा तो पार्टी में एकजुटता नजर आएगी। हम ये मानते हैं कि कोई भी राज्य हो, कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी उनके दफ्तर में मिलने की, उनको बधाई दी, और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह जी के दफ्तर में आए कांग्रेस मुख्यालय में, और उन्होंने उनको बताया कि वो किस तरह से अपना राजकाज चलाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल तो पार्टी में एकजुटता नजर आ रही है। जैसे तुरंत मुख्यमंत्री पद का फैसला हो गया, उप मुख्यमंत्री पद का फैसला हो गया, और अब एक दूसरे को दफ्तरों में जाके बधाई देने का जो सिलसिला है, उससे मैं समझता हूँ कि फिलहाल पार्टी में एकजुटता नजर आती है। भविष्य में क्या होगा, किस मुद्दे पर कौन नाराज होगा, किसका विधायक समर्थक मंत्री ने नहीं बन पाया है, ये चीजें बाद में दिखाई दें। जी अच्छा तक्षक साहब, दूसरी बात, देश में कहीं पे भी सरकार नहीं आती है तो फेरबदल और हलचल लगातार देखने को मिलती है। नियुक्तियों के आऊंगा, उससे पहले वर्तमान में अभी तक कौन से बड़े अहम फैसले जो नई कांग्रेस की सरकार फिर से रोटेशन सिस्टम के हिसाब से हिमाचल में आई है, वो पिछले ऐसे कौन से फैसले हैं जयराम सरकार के जिनको आते ही बदल दिया गया? हाँ, ये सुनील, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयराम सरकार ने 22 अप्रैल के बाद जो भी फैसले किए हैं, सरकार ने उनकी समीक्षा करने, उन पर समिति बनाने या उनकी नियुक्तियां रद्द करने का फैसला किया। जैसे बोर्डों निगमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, स्थानीय निकायों में नामित सदस्य जो मनोनीत किए गए थे, उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। दूसरी जो कुछ पोस्टें निकाली हुई थी, सरकार ने फिलहाल उन पर भर्ती रोक दी है। और इसी तरह सरकार का ये मानना है कि चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों पर मुख्यमंत्री का यह फैसला लागू नहीं होगा, वहाँ जो स्थितियां हैं वो चलती रहेंगी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो भी फैसला उनके संज्ञान में आएगा और जहां बेकायदगी पाई जाएगी, जो कमेटी बनाई है वो अपनी जो रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि सुनील, जब भी कोई सरकार बदलती है तो पिछली सरकार के चुनाव के दौरान आसपास के जो फैसले होते हैं वो अपने लोगों को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए लिए जाते हैं। ऐसी सूरत में दूसरी सरकार जब सत्ता में आती है तो उन फैसलों पर रोक लगा देती है या उनको रद्द कर देती है। यही सुक्खू सरकार ने किया है। जी, अब सुक्खू सरकार आगे क्या करेगी वो तो भविष्य में वक्त बताता चलेगा, और उनका कार्यकाल के साथ कामकाज भी। तक्षक साहब, एक बड़ा अहम और ज़मीनी तौर पर जुड़ा हुआ सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि जब पिछली सरकार में भर्ती घोटाले की बात सामने आई, दोबारा से पेपर लिया गया, तो उस दरमियान अभी जो आपने बात बताई कि कई जो नियुक्तियां की थी या एग्ज़ाम होने थे उनको कैंसिल कर दिया या उसके संबंध में भविष्य में विचार होगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी, जैसे टेट का एग्ज़ाम ही देना था, उसका भी केस चल रहा है, तो जिन लोगों ने अभी फीस भरी है या पहले फीस भरी है, फीस भी कम नहीं है, 100, 200, 500 इस हिसाब से फीस है, तो लाखों की फीस जो इन लोगों ने भरी है उनकी तो फीस गई फिर सरकारी खजाने में। तो उसका उनको क्या फायदा नजर आता है? क्या इस संबंध में भी सरकार को सोचना चाहिए? क्योंकि इतना अभी कर्ज में पहले हिमाचल डूबा हुआ है। हर बच्चे पे कितने लाख का कर्ज होगा, 1 लाख का जिक्र सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे पिछले शासनकाल में, विधायक उस वक्त वो नदौन से थे, और पूर्व कार्यकाल में सवाल के जवाब में कहा था। तो ऐसे में क्या संभव होगा कि जिन लोगों ने फीसें भरी हैं उनकी फीसें वापस हो जाएं अगर पेपर नहीं होते हैं तो? नहीं, मैं सुनील इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनके लाखों रुपए डूब जाएंगे। जब भी कोई नियुक्तियां निकलती हैं और जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उनके लिए, उनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये तो फिलहाल तुरंत प्रभाव से इसलिए रोका गया है कि वो उसकी समीक्षा करेंगे कि हमें कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत नहीं है, कहाँ बेकायदियाँ हुई हैं, और जो समिति की रिपोर्ट होगी उसके बाद नियुक्तियां के जो विज्ञापन निकले थे, जिन बच्चों ने फार्म भरे हैं, ये हो सकता है परीक्षा में कुछ देरी हो जाए,
लेकिन ये नहीं होगा कि जो परीक्षा में फॉर्म भर चुके हैं उन बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, या जो विज्ञापन निकले थे उन पर भर्तियां ही नहीं होंगी। ये फौरी कुछ समय के लिए रोकी गई हैं, बाकी सरकार जब ठीक समझेगी उस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देगी। अच्छा, सीएम सुक्खू साहब ने नई नियुक्तियां कौन सी की अब तक? अभी उन्होंने जो कुछ पॉलिटिकल नियुक्तियां की हैं सुनील, और जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने दफ्तर में कामकाज को सुचारू चलाने के लिए कुछ लोगों की नियुक्तियां करती हैं। तो अभी उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकार के तौर पर सुनील बिट्टू को लगाया है। इसी तरह मीडिया सलाहकार के तौर पर नरेश चौहान की नियुक्ति की है, और एक अभी उन्होंने गोकुल बुटेल को अपना प्रधान सलाहकार IT नियुक्त किया है। अभी मुख्यमंत्री को अपना प्रधान सचिव नियुक्त करना है, लॉबिंग चल रही है। और आप जब देखेंगे, जब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की नियुक्ति हो जाएगी तो राज्य में सरकारी कामकाज को सुचारू तरीके से चलाने के लिए बड़े पैमाने पर IAS और IPS अफसरों के तबादले भी आपको देखने को मिलेंगे। जी, चलो तबादलों के साथ अब नाम बदलने की बात पे आ जाता हूँ। अटल टनल चर्चा में है जी, हर सरकार के वक्त में, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो या राज्य सरकार, खूब चर्चा में रही। अब सरकार बदली है तो फिर चर्चा में है। कहते हैं सोनिया गांधी के नाम की वहां पर नेम प्लेट लगेगी, ऐसा क्यों? हाँ, ये सुक्खू साहब ने कहा है कि अटल टनल के बाहर कांग्रेस की प्रधान रही सोनिया गांधी की नाम पट्टिका फिर से लगनी चाहिए जी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की चेयरमैन के नाते सोनिया गांधी की नाम पट्टिका वहां लगी थी, जो बाद में हटा दी गई। और अब चूंकि कांग्रेस की सरकार आ गई है और सुक्खू साहब को ये बात ध्यान रही होगी कि भाजपा सरकार के दौरान वो नाम की पट्टिका हटाई गई थी, अब उन्होंने उस पट्टिका को फिर से लगाने के आदेश दी थी। जी, अच्छा, अब मैं आऊंगा सरकारी कर्मचारियों की तरफ। जी, OPS को लेके काफी उनको उम्मीदें हैं। आपको कैसे कर्ज के बीच ये संभव नजर आता है? देखिए, ये तो सबसे बड़ा चुनावी वादा था जी। और कर्मचारियों ने, आपने देखा होगा कि कांग्रेस को 40 सीटें मिली 68 में से, तो ये बिना कर्मचारियों के सहयोग के संभव नहीं था सुनील जी। और सुक्खू साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल विधानसभा सचिवालय कर्मचारी महासंघ के जो प्रधान हैं भूपेंद्र सिंह, वो उनसे मिले हैं, उनको बधाई दी है, उनसे समय मांगा है ताकि उनकी मांगों पर वो बातचीत कर सकें। और सुक्खू साहब के यहाँ से उन्हें कहा गया है उन्हें कि जल्दी ही मुख्यमंत्री कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। उन्हें उम्मीद है कर्मचारियों को कि कांग्रेस अपना वादा पूरा करेगी, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ये कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल की जब भी पहली बैठक होगी हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। इसके अलावा सुनील और भी बड़े मुद्दे हैं। हर महिला को 1500 रुपये महीना देना, 1 लाख लोगों को रोजगार देना, 300 यूनिट बिजली फ्री देना। मैं समझता हूँ 90,000 करोड़ के कर्ज में डूबे हिमाचल के लिए ये सब व्यवस्थाएं तुरंत करना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने अपना एक नक्शा दिमाग में बना रखा होगा कि इन योजनाओं को किस तरह से लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ेगी, अपने खर्चे घटाने पड़ेंगे या संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। ये इन्हीं बातों पर ये जो चुनावी वादे हैं वो पूरे होने की संभावनाएं बनेंगी। चलो, सोच और नीति की बात सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के सीएम हैं उन्होंने भी कही है, लेकिन तक्षक साहब, वर्तमान में उठते कुछ अहम सियासी सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनील जी।